कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव में महिला प्रत्याशी पर खेला दांव। सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा। पूर्व में चंपावत से कांग्रेस जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं निर्मला। नैनीताल के घोड़ाखाल में सीएम धामी ने परिवार संघ की गोलजीऊ देवता की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना। गोलजीऊ संदेश यात्रा का हुआ समापन। विधि विधान से सुबह 6:15 बजे खोले गए बाबा केदारनाथ के कपाट। मुख्यमंत्री धामी रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई पहली पूजा। और उत्तराखंड में नहीं थम रहा नशे का कारोबार। किच्छा में 30 लाख की स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। यूपी के बरेली जिले का रहने वाला है आरोपी। नमस्कार, आप सभी का देवभूमि लाइव में बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी छोड़ दी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें, कल देहरादून पहुंचकर मीडिया से मुखातिब होंगे बिष्ट। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी देहरादून में मौजूद रहेंगे। तो आम आदमी पार्टी, जिससे भले ही उत्तराखंड में अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिल पाई हो, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका जरूर दिया है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने कांग्रेस छोड़ी और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, ये बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, पार्टी कांग्रेस छोड़ते हैं नेता और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, भले ही वो बीजेपी हो, और अब आम आदमी पार्टी का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल हो गया है। बिल्कुल, देखिए विवेक, जिस तरीके से अगर बात कर रहे हैं खासतौर पर कांग्रेस की, तो आम आदमी पार्टी के नेता साफ तौर पर चुनाव से पहले ये कहते नजर आते थे कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और उसकी कड़ी और बानगी आज देखने को मिली है कि कांग्रेस में जो नेता हैं लगातार आपस में मनमुटाव के चलते कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। ज्योत सिंह बिष्ट की अगर बात करें विवेक, तो ज्योत सिंह बिष्ट एक ऐसे नेता रहे हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे कांग्रेस के, और 40 साल का उन्हें अनुभव है कांग्रेस का। तो जाहिर तौर पर ज्योत सिंह बिष्ट का कांग्रेस को छोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और जिस तरीके से अभी चुनाव होने हैं, 31 मई को चुनाव होना है, उपचुनाव से पहले एक बड़े नेता का कांग्रेस परिवार को छोड़ना जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता की बात। विवेक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ा झटका लगा है एक बार फिर से उत्तराखंड में कांग्रेस को। अब की बार प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी छोड़ी है। और चलिए अब रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोड़ाखाल न्याय के गोलजीऊ मंदिर पहुंचे। सीएम धामी के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना कर गोलजीऊ देवता से आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही साथ सीएम धामी ने गोलजीऊ संदेश यात्रा में भी भागीदारी की। आपको बता दें कि गोलजीऊ संदेश यात्रा अपनी धरोहर संस्था ने निकाली थी, जो मुनस्यारी से शुरू होकर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई जिलों में होते हुए नैनीताल जनपद के घोड़ाखाल गोलजीऊ मंदिर पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सीएम धामी के खिलाफ कांग्रेस ने चंपावत की पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा। राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने उनके नाम का पत्र जारी किया।
निर्मला गहतोड़ी राज्य महिला सशक्तिकरण परिषद की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इस पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपने प्रत्याशी को बधाई दी। कांग्रेस से मुझे 27 साल करीब हो गए हैं, तो हम जब से कांग्रेस में जुड़े हैं, कांग्रेस से इधर उधर हमने कहीं नहीं देखा। हम कांग्रेस को अपना घर मानते हैं और हमने ये भी कहा था जब तक हम रहेंगे कांग्रेस में ही रहेंगे, और आज भी हम कहते हैं कि हम कांग्रेस से कोई हमको हिला नहीं सकता है। और कांग्रेस ने आज मुझे इसी के कारण इतना बड़ा भरोसा दिया है, सम्मान दिया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में अब महज 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। कपाट खुलने की तैयारियां भी पूरी हो गई है। आज तेल कलश और शंकराचार्य की पवित्र गद्दी नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रावल जी के नेतृत्व में पांडुकेश्वर के लिए रवाना हो गई। आज पांडुकेश्वर पहुंचने के बाद डोली कल शाम बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। आपको बता दें कि 8 मई को 6:15 यानी कि शुभ मुहूर्त में भगवान बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। ये कपाट 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। बढ़ा जा रहा है, यहाँ से गरुड़ जी ने प्रस्थान कर लिया है और पांडुकेश्वर से कल प्रभात में कुबेर और उद्धव जी के साथ सारी यात्रा कल सायंकाल बद्रीनाथ पहुंच जाएगी और परसों प्रभात 6:15 बजे भगवान के श्री कपाट खोल दिए जाएंगे। ऊधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस ने स्मैक तस्करी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपी युवक उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर ऊधम सिंह नगर में सप्लाई करता था। आरोपी उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। नशे की बढ़ती समस्या के दृष्टिगत उच्च अधिकारियों के निर्देशन पे लगातार अभियान चलते रहते हैं चेकिंग के। इसी दौरान जो है जानकारी मिली तो उसमें चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो है एक बेलखान खान छोटी सी भी बरेली के रहने वाले इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई और इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपये है। तो इसकी बरामदगी से निश्चित रूप से क्षेत्र में जो नशे की प्रवृत्ति है उसकी कमी आएगी और जो इस प्रकार का व्यापार करते हैं उनको डेफिनेटली एक मैसेज मिलेगा कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है और हम लोग इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। यूपी में बाबा और मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर के बाद उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर फुल फॉर्म में नजर आ रहा है। नैनीताल की वन भूमि में फैले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें दर्जनों कच्चे पक्के अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन और वन विभाग अमले ने पुलिस की मदद से अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बीते दिनों निरीक्षण पर आए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इसके आदेश दिए थे। वहीं चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को बेहतर करने चमोली प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। चारधाम यात्रा मार्गों से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाना शुरू किया। आपको बता दें कि 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं। ऐसे में सुगमता से सुचारू रूप से इसे बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाए। आने वाली है तो काफ़ी लोग भी आने वाले हैं, तो इसमें ट्रैफिक का बहुत दिक्कत रहेगी। यहाँ पे काफ़ी अतिक्रमण है, तो हम उस पर कार्रवाई आज कर रहे हैं। आगे भी इसमें कार्रवाई जारी रहेगी। रामनगर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण इस समय जोरों से चल रहा है। अब प्रशासन भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते रामनगर के ग्राम ढिकली में बिना परमिशन के अवैध रिसोर्ट का निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी रामनगर तहसीलदार और वन विभाग की टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। रामनगर इससे पहले भी अवैध निर्माण, फलदार बगीचों के अवैध तरीकों से काटने को लेकर सुर्खियों में रहा है।
इसमें भी कुछ शिकायतें मिली थी कि शायद इनके द्वारा जो है बिना परमिशन के कार्य किया जा रहा है, तो अभी जांच कर रहे हैं। और कुछ ये भी शिकायत मिली थी कि शायद गवर्नमेंट लैंड पे एंक्रोचमेंट हो, लेकिन अभी हमारी नपाई चल रही है, तो अभी हम ये नहीं, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इस पर क्या गलत किया गया। देहरादून के राजपुर थाना इलाके में इंसाफ के ठेकेदार ने ही मानवता को ताक पर रख दिया। गोरखपुर में पदस्थ एक पुलिस अधिकारी ने अपनी 72 साल की बूढ़ी मां और 3 बहनों को घर से बाहर कर दिया। संपत्ति के लालच में मां की जमीन और घर पर कब्जा कर अपनी बहनों को सड़कों पर छोड़ दिया। दर दर भटकती बहनें राजपुर थाने शिकायत करने पहुंची, लेकिन अपने भाई के सब इंस्पेक्टर होने से पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। मेरा पारिवारिक मैटर है। मेरे बड़े भाई ने मेरे घर पे आके कब्जा कर लिया है और ये घर मेरे नाम से है। ये पट्टे की ज़मीन है सर, और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ और मेरी मम्मी जो है वो 72 साल की हैं और उनकी पूरी देख रेख सर मैं ही करती हूँ। और हमारा एक गोरखपुर में भी घर है जो कि रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, 10 बीघा खेती। और मेरे भाई ने वहाँ की ज़मीन बिना मेरी मम्मी को बताए, बिना हम तीनों बहनों को बताया, अपने नाम करा ली और अब वो इसके बाद यहाँ पर आके कब्जा कर रहा है। हमने सर को हर जगह हम लोग ने पुलिस में कंप्लेन करी, हर जगह कंप्लेन करी सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश से आई हुई त्रिपाठी जी है और एक बुढ़िया यहाँ पर रहती है और काफ़ी 20-25 सालों से रहती है और उनकी 2-3 बेटियाँ हैं। तो उन्होंने अपनी बेटियों के नाम पर ये नगर निगम की जो ज़मीन है, जो उनका हाउस टैक्स है, जो उनका आधार कार्ड बना हुआ, पहचान पत्र बना हुआ, राशन कार्ड बना हुआ, सारा एक कोई राहगीर है उनकी माता जी के नाम पर और खुद महाशय अपने आप को एसएसबी में जॉब करते हैं। लेकिन वो गोरखपुर से अचानक 20-25 सालों से उनका यहाँ पर आना अपने आप में एक अतिशयोक्ति का विषय बन जाता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसमें सारे जो कागज है इनकी माता जी का और इनकी माता जी ने अपनी लड़कियों के नाम पर करार किया, जो इन्होंने एक वसीयतनामा दे रखा कि जो बेच नहीं सकते, नगर निगम की जमीन सरकारी तो कोई बेच नहीं, लेकिन दान में दे सकते। इस मलबे को इन्होंने दे रखा है। जो इसमें एसडीएम साहब, एसएसपी साहब से या जो भी हमारे पुलिस के आला अधिकारी या शासन प्रशासन के आला अधिकारी, उनसे मेरा निवेदन है कि इस परिवार को पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन मैं पहले से जानता हूँ कि घर काफ़ी टाइम से बना हुआ है, 20-25 साल तो हो गए बने हुए। तो इन्होंने कहा कि हमारे भैया हैं जो पुलिस में, मैंने उनको, मेरे से बात हुई थी उनसे, मैंने उन्हें कहा भाई आप अगर बातचीत करना चाह रहे, अगर आपकी बहन है तो आप बैठ के बात करो और ये निगम की प्रॉपर्टी कोई रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी नहीं है कि आप अपना हक जमाओगे, क्योंकि इनके माताजी ने यही रह रहे हैं जब से मैंने जानता हूँ 20-25 साल से, तो यही रह रहे हैं। इनके अलावा मैंने किसी को देखा नहीं यहाँ पे, ना इनके भाई को देखा। अभी मैं 2-4 दिन से ही देख रहा हूँ मैं, और बात भी मेरी आज ही हुई है इनके भाई से। टिहरी में पुलिस ने चारधाम यात्रा रूट पर जाली नोट चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें एक दिल्ली पुलिस का सिपाही भी शामिल है। देवप्रयाग थाना क्षेत्र में चारधाम यात्रा के चलते वाहनों की चेकिंग हो रही थी। इसी दौरान हरियाणा की रजिस्टर्ड कार्ड में बैठे 4 लोगों से जाली नोट बरामद किए गए। चारों लोग हरियाणा के रहने वाले हैं। चेकिंग के दौरान एक हरियाणा नंबर की गाड़ी में कुछ 4 लड़के थे जो संदिग्ध प्रतीत हुए। तो उसमें उनकी जब चेकिंग करी गई तो उनके पास से कुछ फेक करेंसी मिली। नोट जब उनको चेक किया गया तो वो फर्जी नोट थे और उन्हें एक दुकानदार को दिए भी थे और वो बाद में पूछताछ में उन्होंने बताया। और ये चारों के चारों लड़के हरियाणा के रहने वाले हैं। अब इनके खिलाफ 489 ABC IPC में केस रजिस्टर कर दिया गया है और इनको न्यायिक परीक्षा के लिए कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य कर रही मेघा कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। उनका कहना है कि कंपनी श्रम कानून के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। कर्मचारियों से अवकाश के दिन भी काम करवाया जाता है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे 12 घंटे काम करवाकर भुगतान 8 घंटे का ही दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में सेवा विस्तार की मांग को लेकर बागेश्वर जिले के संविदा उपनल कर्मचारियों का जिला कार्यालय में 36वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि बागेश्वर के 114 CHC कर्मचारियों का 31 मार्च 2022 तक का करार था। 26 मार्च 2022 से सभी सेवा विस्तार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
प्रदेश सरकार के दरबार में भी बागेश्वर के उपनल कर्मचारी फरियाद लगा चुके हैं, लेकिन आश्वासन के आधार पर उन्हें बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। कोविड कर्मचारी हैं 114 जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है, अलग अलग स्वास्थ्य विभाग में CSC PHC में। हमारा जो बॉन्ड था वो 31 मार्च 2022 तक था, तो हम लोग 26 मार्च 2022 से हम लोग कार्य बहिष्कार किया हम लोगों ने। उसके बाद हमारी सरकार से मांग थी कि हम लोगों का सेवा विस्तार किया जाए या पद के सापेक्ष से हमारा समायोजन किया जाए विभागों में, तो लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं मानी, तो उसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए। आज हमें 36 दिन हो गए धरने पर। सचिवालय कुछ भी किया हमने, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया हमने, और लेकिन हमें केवल पूरा आश्वासन मिला। हमें आश्वासन यही दिया गया कि हम आप लोगों का पद के सापेक्ष से समायोजन करेंगे, लेकिन रिटर्न में हमें अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और हम लोग अभी तक बैठे ही हैं यहाँ। आने वाली 10 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं क्या होता है, उसके बाद या तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। टिहरी में चारधाम यात्रा को देखते हुए पुलिस द्वारा चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा से टनल बाईपास के जरिए ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे चंबा चौक पर ट्रैफिक का लोड कम हो सके और दूर दराज से आने वाले यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी ना हो। पुलिस द्वारा ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई दिखोल गांव के पास से बाईपास के जरिए चारधाम यात्रा की गाड़ियों को टनल से भेजा जा रहा है और टनल के दोनों ओर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि चारधाम यात्रा में चंबा चौक पर घंटों जाम से अब निजात मिलेगी। जब ये टनल जब शुरू हुई है तो काफ़ी मतलब चंबा में लोगों को परेशानियाँ कम होने लगी है, पर थोड़ा सा ये है, मेरा कहना ये है कि यहाँ पे साइंटिफिक बोर्ड लग जाए, क्योंकि यात्री यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई उधर कोई निकल भी जा रहा है, तो एक बोर्ड जरूर लगना चाहिए। और ये है कि आगे के लिए मतलब जो है कि इस रूट पे यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस व्यवस्था भी थोड़ा सा बढ़ा दी जाए, ताकि जो है लोगों को पता चले कि हम इधर से निकलना है चारधाम यात्रा के लिए। ट्रैफिक को लेके कुछ दिवस पूर्व माननीय विधायक जी की उपस्थिति में और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ एक मीटिंग करी गई और उसमें उनकी समस्याएं पूछी गई, साथ में सुझाव भी मांगे गए और उस संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें कि ट्रैफिक डाइवर्ट करना, जो उत्तरकाशी के लिए ट्रैफिक जाता है उसको टनल के थ्रू ही भेजना और जो प्रॉपर चंबा कस्बा है उसको हैवी ट्रैफिक से क्लियर रखना। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे सुझाव आए थे, उसमें जो प्रैक्टिकल हैं हम उनको अब लागू कर रहे हैं। और चारधाम यात्रा के परिप्रेक्ष्य में एक आदेश प्राप्त हुआ हमें कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हाईवे पे ट्रैफिक बंद रहेगा, तो उसमें ये चीज़ भद्रकाली, तपोवन और देवप्रयाग, कीर्तिनगर और जितने ऊपर के पहाड़ के थाने हैं सबको कम्युनिकेट कर दिया गया है। जो पर्यटक पुलिस चौकियां हमारी 10 खुलती हैं वो ऑपरेशनल हो गई हैं, 2 आपदा चौकियां हैं वो भी ऑपरेशनल हो गई हैं। इसके अतिरिक्त SDRF की एक अतिरिक्त टुकड़ी मिली है, अब SDRF जनपद में हमारे 4 जगह हो गई है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में दूसरे नंबर पर रही चंबा नगर पालिका को शासन की ओर से 10 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। प्रदेश भर में दूसरे नंबर पर रही नगर पालिका को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। समय समय पर घर घर कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा सेग्रीगेशन और नालियों की सफाई का चंबा नगर पालिका ने स्वच्छता में बाजी मारी। हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन में रैंकिंग अच्छी आई है। हम पूरे उत्तराखंड में अपनी नगर पालिका पॉपुलेशन के अंतर्गत द्वितीय स्थान पर हमने उत्तराखंड में स्थान प्राप्त किया है हमने उत्तराखंड में। और जोनल में हम भारत में हमारे जोनल में हमने 52वीं रैंकिंग प्राप्त की है। तो इसमें उसको देखते हुए हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में 10 लाख रुपए दिया गया है भारत सरकार द्वारा। देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में सरकार भी कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देश भर लगातार वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर है। अब एक बार फिर से चौथी लहर से बचाव के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए। जसपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 14 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना की डोज लगाना शुरू की। बच्चों के लिए हमने अपना टीकाकरण टीम सारी लगाई हुई है। हमारे यहाँ जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उसमें लगभग 40% बच्चों का टीकाकरण हो चुका है
और बाकी हमारी लगभग 15 टीमें पूरे ब्लॉक में जशपुर में लगी हुई है और हम लगातार टीकाकरण कर रहे हैं और सभी से ये अनुरोध है कि अपना जो भी बच्चे हैं उनका टीकाकरण अवश्य करें। सितारगंज के ग्राम पंडरी में हजरत लौसारी बाबा का एक 10 दिवसीय उर्से पाक शुरू हो गया है। उर्स का शुभारंभ पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खतीब अहमद ने किया। लौसारी बाबा का उर्से पाक 15 मई तक चलेगा। वहीं उर्स में कव्वाली का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना के चलते 2 साल बाद उर्स ए पाक का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। कई सौ सालों से लगभग यहाँ पे लगातार बाबा का उर्स हो रहा है और दूर दूर से यहाँ ज़ायरीन जो आते हैं अपनी मुराद मांगने आते हैं और लगभग जितने भी लोग हैं मैं ये मानूंगा कि काफ़ी हद तक लोगों की यहाँ मुरादें पूरी भी होती हैं। सब लोगों को मेरा यही संदेश है कि भाईचारा बना के रखें और जिस तरह से श्रद्धा से पहले आते रहें और आते रहें। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में जनता खुश नहीं है। जनता काफी दिक्कतों का सामना कर रही है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को घेरने और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए हर वक्त तैयार खड़ी है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता कैलाश विष्ट ने। इस वक्त मेरे साथ यशपाल आर्य जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है NDTV 24 में आपका। नई जिम्मेदारी आपको मिली है, जिम्मेदारी किस तरीके से देख रहे हैं और जो सरकार का कार्यकाल है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, जिम्मेदारी मिली है और निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और जो जन मुद्दे हैं, जो आज के ज्वलंत विषय हैं, जो बर्निंग इशूज हैं, उनको निश्चित रूप से सदन में उठाएंगे और सदन में ही नहीं, हम सड़क तक भारतीय जनता पार्टी के कुशासन 1 महीने के कार्यकाल में जो दिखा है, जो उन्होंने वायदे किए थे, जो इन्होंने कहा था, वह सब हवाई घोषणाएं थी। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अघोषित बिजली कटौती, इन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, अघोषित बिजली कटौती। आज क्या है, एक बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, होने जा रहे हैं, CBSE की बोर्ड हैं, CBSE की परीक्षाएं हैं, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, बच्चे अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। जो स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में शामिल होना चाहते हैं, वो बिजली के अभाव में अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। तो और सरकार आंखें मुदे बैठी हुई है, रोम जल रहा है और नीरो बंशी बजा रहा है। सर, परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर सरकार बात कर रही है, लेकिन अगर बात करें तो जब पहली निर्वाचित सरकार थी तब से ये मामला चला आ रहा है। देखिए, निर्वाचित सरकारें रही हैं। 2002 में कांग्रेस की पहली सरकार बनी, निर्वाचित सरकार, और तब उत्तर प्रदेश में सरकार कभी मुलायम सिंह की सरकार रही, कभी मायावती की सरकार रही, कभी कल्याण सिंह की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। मैं देख रहा था कि कह रहे हैं कि साहब हरिद्वार में बैठक होने जा रही है परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर। आप लोगों ने चैनल में भी हमने देखा। क्या इतना महत्वपूर्ण मसला है? क्या ये बैठकर मुख्यमंत्री, दोनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री फैसला ले सकते हैं? कहाँ है विभागाध्यक्ष, कहाँ है प्रमुख सचिव? इनके पास क्या है जानकारी कि भाई किस परिसंपत्तियाँ, किस विभाग की कितनी परिसंपत्तियाँ हैं? सिंचाई विभाग की है, मत्स्य विभाग की है, आपके राजस्व विभाग की है। उन परिसंपत्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये 1 घंटे की मुलाकात में ये फैसले होंगे? ये जनता को गुमराह करने का विषय है। जिस तरीके से परिसंपत्तियों की बात करें तो परिसंपत्तियों का जो विवाद था वो पहली ही निर्वाचित सरकार से चल रहा था और इस बैठक को उन्होंने बिल्कुल नकारा है और साथ ही ये भी कहा है कि अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार महंगाई से लेकर अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है और अगर हालात यही रहे तो कांग्रेस मुखर होकर सड़कों पर उतरेगी। देहरादून से NDTV 24 के लिए कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ कैलाश बेस्ट।
और देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।